Good morning, everyone. In the previous class, I told you that what are the various parts of the sentence. चलिए देखते हैं नाउन से संबंधित जो प्रमुख नियम हैं उनके बारे में। याद रखिए, यदि ये नियम आपको समझ में आते हैं, क्योंकि जितने भी पेपर या एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो एरर फाइंडिंग आता है उसमें ज़रूरी है कि आपको यह नियम पता हो, तभी आप इनको अप्लाई करके जो एरर्स हैं उनको डिटेक्ट कर सकते हैं, उनकी पहचान कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि नाउन अर्थात ऑल द नेमिंग वर्ड्स, जिसका नाम है वो नाउन है, और उससे संबंधित जो भी नियम है उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो नियम है वो ये कहता है कि यदि नाउन हो और उसके बाद प्रीपोजिशन हो, प्रीपोजिशन अर्थात किसी भी नाउन की जो स्थिति बताएगा वो कहलाएगा प्रीपोजिशन। जैसे आप देखेंगे ऑन द टेबल, तो टेबल हुआ नाउन और नाउन की जो स्थिति बता रहा है किसके ऊपर, टेबल के ऊपर। ऑन द टेबल कोई भी चीज़ रखी हुई है तो उसकी पोजीशन जब बताता है तो वो क्या कहलाता है, प्री पोजीशन। सीधी सी बात है। अभी इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मोटे मोटे तौर पे इनका बीच बीच में इनका प्रयोग समझिए, इनकी अर्थ को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो यदि नाउन के बाद प्रीपोजिशन और वही नाउन अर्थात जो पहला नाउन होगा और ये भी पहला ही नाउन होगा, मतलब सेम ही होंगे, तो दोनों नाउन यदि सेम है, बीच में प्रीपोजिशन है, तो उसमें जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी और जो नाउन होगी वो भी सिंगुलर होगी। चलिए एग्जांपल से समझेंगे तो इसमें और भी आपको इजी पड़ेगा। देखते हैं, मैन आफ्टर मैन, मतलब मैन यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म है, याद रखिए MAN ये सिंगुलर होता है, और MEN मैन मतलब प्लूरल फॉर्म होता है, ठीक है। तो मैन यहाँ पे सिंगुलर है, मैन आफ्टर मैन, आफ्टर मतलब के बाद, तो आफ्टर क्या हो गया, प्रीपोजिशन। नाउन मैन हो गया, उसके बाद प्रीपोजिशन, और उसके बाद दूसरा नाउन हो गया मैन, मतलब सेम नाउन हो, तो यहाँ पे जो वर्ब का फॉर्म यूज होगा वो सिंगुलर होगा और जो नाउन का फॉर्म है वो भी सिंगुलर ही यूज होगा। जैसे मैन MAN मैन सिंगुलर नाउन, मैन आफ्टर आफ्टर प्रीपोजिशन, मैन आफ्टर मैन दूसरा नाउन जो पहले के समान है, मैन आफ्टर मैन वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है, और कैसे है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर फॉर्म है। जैसे वॉज और वर्ब, तो वर्ब हो गया क्या, प्लूरल फॉर्म, तो यहां पर यूज किया हुआ है वॉज। तो मैन आफ्टर मैन वॉज आस्क्ड टू डिस्कस हिज प्रॉब्लम, हिज क्या हो गया, सिंगुलर फॉर्म। यदि हम कहते देयर तो देयर कहलाता प्लूरल फॉर्म, इसलिए हमने लिखा है हिज। तो याद रखिएगा कि नाउन के बाद यदि प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद वही नाउन है, तो जो नाउन का फॉर्म होगा वो भी सिंगुलर होगा, और जो वर्ब का फॉर्म होगा वो तो सिंगुलर होगा ही होगा, ठीक है। जब नाउन का फॉर्म सिंगुलर रहेगा तो वर्ब का भी रहेगा। चलिए ये तो हो गया पहला एग्जांपल। इसी के बारे में दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आवर कंपनी प्रोवाइड्स, ये प्रोवाइड्स लिखा है, कौन सा है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। आवर कंपनी प्रोवाइड्स, सबसे पहले देखेंगे डोर, डोर क्या है, नाउन, टू क्या है, प्रीपोजिशन, और दूसरा जो डोर है वो क्या है, नाउन है। तो पहला नाउन दूसरा नाउन दोनों कैसे हैं, सिंगुलर हैं, डोर है, डोर है, ठीक है, डोर्स नहीं है। टू क्या है, प्रीपोजिशन है, अर्थात इस वाले फॉर्म में है, इसलिए इसमें जो वर्ब यूज होगी प्रोवाइड्स, प्रोवाइड्स कैसी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब, ठीक है, क्योंकि नाउन भी सिंगुलर है। तो याद रखिएगा, इस तरह के उदाहरणों से आप समझने का ये प्रयास करें कि जब भी इससे संबंधित प्रश्न आते हैं तो आपको क्या देखना है कि जो प्रश्न है उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट फिट हो रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। दूसरा नियम ये कहता है, जो दूसरा नियम है वो ये कहता है कि यदि हम हंड्रेड्स, लाख्स और डजन्स, इनके आगे कोई पर्टिकुलर नंबर यूज करते हैं, जैसे डजन अर्थात होता है 12, मैं कहूँ 2 दर्जन, तो 2 क्या हो गया, एक पर्टिकुलर नंबर हो गया। तो यदि हंड्रेड्स, लाख्स और डजन, इनके आगे यदि कोई पर्टिकुलर नंबर यूज होता है तो उसके बाद हम ऑफ का यूज नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, ऑफ का यूज नहीं करेंगे। जैसे 10,000, यहाँ पे 10 क्या हो गया, एक नंबर हो गया, पर्टिकुलर नंबर हो गया। 10,000 मैंने बात की थी कि 100, लाख्स या डजन्स जो भी होंगे उनके आगे यदि पर्टिकुलर नंबर लगा है तो ऑफ का उपयोग नहीं होगा। 10,000 पीपल वर प्रेजेंट देयर,
वहाँ पर 10,000 लोग प्रेजेंट थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 हो गया पर्टिकुलर नंबर, इसमें 1000 ऑफ पीपल लगेगा आपको कि ऑफ लगना चाहिए, कहाँ पर लगना चाहिए 1000 ऑफ पीपल, लेकिन नहीं लगना है। यही नियम है। रूल क्या है कि यदि कोई पर्टिकुलर नंबर है किसके आगे, हंड्रेड्स, लैक्स और डजन्स के आगे या थाउजेंड्स के आगे, तो उसके साथ ऑफ नहीं लगेगा। लेकिन सी हैज थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, यहां पर ऑफ लगा हुआ है। क्यों लगा है? क्योंकि यहां पर थाउजेंड्स जो है इसके आगे कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं लिखा है, या इसका जो हम खुद अर्थ निकालें तो उसमें हम समझेंगे कि सी हैज थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, उसके पास हजारों पैसे हैं, तो हजारों पैसे दोनों प्लूरल फॉर्म है, तो थी सी हैज थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, तो यहां पे ऑफ लगेगा, ये सही है। और जबकि यहां पर ऑफ नहीं लगेगा क्योंकि इसके आगे थाउजेंड के आगे हमने एक नंबर यूज कर दिया है। ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शनल वाली बात आती है इस नियम में कि यदि नाउन के आगे दा का यूज हुआ है और उसमें जो 10 या अन्य पर्टिकुलर नंबर लिखे हुए हैं तो वहां पर ऑफ का उपयोग होगा। जैसे 2 डजन, 2 क्या हो गया, पर्टिकुलर नंबर हो गया। डजन ऑफ द पेन्स, पेन क्या है, नाउन है, नाउन के आगे क्या लग गया है, दा लग गया है। तो जहां पर दा लगा होगा नाउन के पहले तो वहां पर पर्टिकुलर नंबर्स होने के बाद भी ऑफ लगेगा। 2 क्या हो गया, पर्टिकुलर नंबर्स हो गया, डजन ये शब्द हो गया, और पेन्स क्या हो गया, एक नाउन हो गया। पेन के आगे क्या लगा हुआ है, दा, तो इसलिए ऑफ भी इसमें लगेगा। ठीक है, ये होगा 2 नियम। जो अगला नियम है वो है कलेक्टिव नाउन के बारे में। हम देखेंगे कि कैसे कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं जिसके कारण वो प्लूरल फॉर्म भी यूज होता है। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन होता है एक क्लास को डिनोट करता है, चीज़ों के कलेक्शन को डिनोट करता है। जो कलेक्टिव नाउन होता है वो चीज़ों के कलेक्शंस को डिनोट करता है, एक ग्रुप को डिनोट करता है। तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा। जैसे द ज्यूरी, ज्यूरी क्या है, जजेस का जो समूह होता है जो डिसीजन लेते हैं कोई भी, उसे बोला जाता है ज्यूरी। तो द ज्यूरी हैज क्या हुआ, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। द ज्यूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन, जो ज्यूरी है उसने अपना निर्णय ले लिया। तो ज्यूरी हो गया कलेक्टिव नाउन जो कि एक सिंगुलर फॉर्म की तरह बिहेव करता है, इसलिए ज्यूरी के साथ जो वर्ब यूज होगी वो कौन सी होगी, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, द टीम इज वेरी स्ट्रॉन्ग, टीम क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स होती है, तो टीम इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो इज क्या है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। इज एम आर के बारे में पढ़ेंगे तो इज होता है वो सिंगुलर फॉर्म होता है, और इज का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो होता है आर। तो द टीम इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो इज क्या हो गया, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन कलेक्टिव नाउन के साथ कुछ एक्सेप्शनल होते हैं, अपवाद हैं, जिसमें प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज होता है। वो कब यूज होता है, इस बात को समझिए। यदि ज्यूरी है, ज्यूरी में 6 मेंबर्स है मान लीजिए, तो 6 मेंबर्स के ग्रुप को हमने ज्यूरी की कहा, और यदि वो किसी मत पर, किसी इशू पर अपने डिसीजन में बट जाते हैं, डिवाइडेज हो जाते हैं, जैसे 3 लोग कुछ और कह रहे हैं, 3 लोग और कुछ कह रहे हैं, तो इस तरह से जब ज्यूरी डिवाइडेड हो जाती है तो उसके साथ हम वर्ब का प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे। या हम ये कह सकते हैं जब ज्यूरी एक क्लास की तरह बिहेव कर रही थी, एक ग्रुप की तरह बिहेव कर रही थी, जब वो डिवाइड हो जाएगी तो बढ़ जाएगी, अर्थात वो प्लूरल फॉर्म में आ जाएगी। तो द ज्यूरी, ज्यूरी क्या हो गई, कलेक्टिव नाउन। द ज्यूरी वर, यहाँ पे क्या यूज हुआ है, वर, वर का अर्थ हुआ कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी है, प्लूरल फॉर्म। तो द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर, देयर भी क्या है, प्लूरल फॉर्म। तो द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ये कौन सा हो गया, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। दूसरी चीज, द टीम आर डिवाइडेड ऑन DRS रिव्यू। आप देखते हैं जब कोई भी प्लेयर आउट होता है तो टीम DRS के लिए, जिसे बोला जाता है डिसीजन रिव्यू सिस्टम, अर्थात जो ऑन फील्ड एम्पायर होता है उसके डिसीजन को चेंज करने के लिए या उस डिसीजन से जब आप अनसेटिस्फाइड होते हैं तो प्लेयर के द्वारा DRS की मांग की जाती है। तो यदि DRS के लिए टीम के मेंबर्स डिवाइड हो जाते हैं, टीम के प्लेयर डिवाइड हो जाते हैं, तो वहां पर
टीम प्लूरल फॉर्म में आ जाएगी, और जब प्लूरल फॉर्म में रहेगी तो जो वर्ब का फॉर्म यूज होगा वो भी प्लूरल फॉर्म ही यूज होगा। द टीम आर डिवाइडेड, आर क्या हो गया, प्लूरल फॉर्म, आर डिवाइडेड ऑन DRS रिव्यू, ठीक है, डिसीजन रिव्यू सिस्टम। इसके बाद कुछ कलेक्टिव नाउन आते हैं, उनके बारे में देखेंगे, और ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानता हूं मैं नाउन के टॉपिक में, नाउन में। उसका प्रमुख कारण ये है कि जब आप प्रीवियस ईयर के अनेक, चाहे SSC हो, चाहे ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 के पेपर हो, या फिर जहां पर भी इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें कलेक्टिव नाउन से संबंधित प्रश्न आते हैं। और जो जनरल फॉर्म रहेगा वो ये रहेगा कि अ हर्ड ऑफ कैटल वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब देखिए कि हर्ड क्या हो गया, एक कलेक्टिव नाउन होगा। अ हर्ड ऑफ कैटल मतलब पशुओं का जो समूह होता है, झुंड होता है, उसको बोला जाता है हर्ड ऑफ कैटल। अ हर्ड ऑफ कैटल वॉज, यहाँ पे वॉज क्या है, सिंगुलर फॉर्म। तो अ हर्ड ऑफ कैटल वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ग्रेजिंग मतलब चरने को बोलते हैं, घास जो खाते हैं जानवर, उसके लिए ग्रेजिंग बोला जाता है। तो अ हर्ड ऑफ कैटल वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो यहाँ पे जो वर्ब का फॉर्म यूज हुआ है वो सिंगुलर फॉर्म यूज हुआ है। तो जो पेपर में आता है वो इस तरह से आता है कि वॉज या वर, या तो एक खाली स्थान दिया रहेगा, जगह छोड़ दी जाएगी, या फिर वॉज की जगह वर लिखा रहेगा, और आपको आएगा कि इसका एरर डिटेक्शन कीजिए, इसमें त्रुटि पाइए, त्रुटि बताइए, एरर फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। अ हर्ड ऑफ कैटल वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो बहुत सारे कलेक्टिव नाउन है जिसके साथ एक पर्टिकुलर शब्द ही यूज होता है, तो उस शब्द को आपको याद रखना है। जैसे लोगों का जो ग्रुप होता है तो उसको बोला जाता है क्राउड। तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि यहाँ पर खालिस्तान दे दिया और बोला गया कि आ खालिस्तान ऑफ प्यूपिल, खालिस्तान मतलब ब्लैंक स्पेस जो होता है उसको खालिस्तान बोलते हैं, ठीक है, पता तो होगा ये आपको, बाकी वो मुझे बार बार प्रोनाउंसिएशन हो रहा है खालिस्तान का, ठीक है। आ क्राउड ऑफ प्यूपिल, तो अ हर्ड ऑफ कैटल होगा, अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स होगा, स्टार्स का जो ग्रुप होता है उन्हें गैलेक्सी भी बोला जाता है और क्लस्टर भी बोला जाता है। अ बंच ऑफ पेपर्स या बंच ऑफ पेपर्स, ठीक है। उसके बाद अ फ्लॉक ऑफ सीप, भेड़ का जो झुंड होता है उसे बोला जाता है फ्लॉक, अ फ्लॉक ऑफ सीप। अ फ्लीट ऑफ शिप्स, जो जहाजों का समूह होता है उसे बोला जाता है फ्लीट, ठीक है। अ गैंग ऑफ रोवर्स, रोवर्स मतलब जो चोरी करते हैं, चोरों के लिए रोविंग, चोरी डकैती जो करते हैं उनके लिए बोला जाता है रोवर्स, तो गैंग ऑफ रोवर्स, ठीक है। अ सूट ऑफ रूम्स, रूम्स का जो ग्रुप होता है उसको बोला जाता है सूट। अ ट्रूप ऑफ डकैट्स, डकैट्स क्या कहलाता है, डिक्वाइट्स क्या कहलाता है, डकैत को बोला जाता है, तो अ ट्रूप ऑफ डिक्वाइट्स। अ वेवी ऑफ बॉयज, या जो गर्ल्स या बॉयज की जो टोली होती है उसको बोला जाता है अवेवी, VEVY, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे नाउन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ेदार लगी होगी, उम्मीद तो करता हूँ, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि आपको, उम्मीद ही कर सकता हूँ, मुझे लग तो नहीं रहा है कि आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही होगी इंग्लिश, लेकिन क्या करें, ये पढ़ना काफ़ी आवश्यक है। ये नियम कायदे, इंग्लिश तो बहुत जल्दी कंप्लीट करवाई जा सकती है, लेकिन जब तक ये नियम कायदे नहीं पता रहेंगे तो आप कंप्लीट तो हो जाएगी, लेकिन पेपर में नंबर ना आएंगे, समझ रहे बात को। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पढ़ने के संबंध में सतत, सटीक और सार्थक 3 शब्द हैं, इनके बारे में सोचिए। जब भी आप पढ़ें तो सतत पढ़ें, कंटिन्यूसली पढ़ें, सटीक पढ़ें, जो भी चीज़ है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ें, और सार्थक पढ़ें। भले ही आपके पास अधिक नॉलेज हो, लेकिन यदि पेपर नहीं निकल रहा है तो कहीं ना कहीं आप गलत ट्रैक पर जा रहे हो, ठीक है। अधिक पढ़ना और सार्थक पढ़ना दोनों में बहुत अंतर है। तो हमारा जो टॉप प्रायोरिटी है, जो उद्देश्य है, वो क्या है कि सार्थक चीज़ें पढ़ी जाएं, इनसे संबंधित प्रश्न आ चुके हैं। अभी जब सिलेबस कंप्लीट होता है तो केवल एक ही काम होगा कि आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर होते हैं, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, उनमें कौन से टॉपिक से संबंधित किस तरह के प्रश्न आए, इस बारे में डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि पढ़ने के बाद यदि आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हो ना, तो वो फिर मैक्सिमम मनोविज्ञान के अनुसार केवल 20-22 दिन ही टिक पाता है दिमाग में, ठीक है, वो भी जब आप रिवीजन करते रहोगे। तो इसलिए आवश्यक है कि जो भी पढ़ रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें। जो मासिक पत्रिकाएं आती हैं उनमें पढ़ने का प्रयास करें, उनमें क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है। यही मेरा आपके लिए सुझाव है। और कुछ आप लोगों के भी सुझाव आए हैं कि
सर मोटिवेशन की दरकार है आप लोगों के लिए। पिछली क्लासेस में भी मैंने मोटिवेशन के बारे में कुछ बातें बताई थी, लेकिन ठीक है, किसी दिन एक आध घंटे की क्लास केवल मोटिवेशन की चलेगी, ठीक है। आपका भी पेट भर जाएगा, मन भर जाएगा। क्या मोटिवेशन, मोटिवेशन ठीक है। मोटिवेशन के लिए सबसे अच्छा है कि आप प्रकृति में ऑब्जर्व करें। सबसे बढ़िया जो मोटिवेशन है जीवन में वो मिलता है हमें प्रकृति से। पेड़, पत्थर, पौधे, पर्वत, नदियाँ, समुंदर, आसमान, सूर्य, चांद, क्या क्या नहीं है। सीखो सबसे, कुछ ना कुछ सब में एक विशेष क्वालिटी होगी प्रकृति में, वही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। सूर्य से सीखते हैं हम कि नित्य उसको उगना है, मतलब उगना है, तो नित्यता, सततता हम किससे सीख रहे हैं? सूर्य से सीख रहे हैं। गर्मी होने के बाद भी उसमें अहंकार नहीं है, इतनी ऊर्जा होने के बाद भी उसमें अहंकार नहीं है। और जब जब सूर्य को अहंकार आता है तो आपने देखा होगा कि बादलों में इतना प्रवाह होता है कि वो उसको भी ढक लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को एनालिसिस करना आना चाहिए, समझना आना चाहिए कि आखिर कोई भी चीज़ है वो अवलोकित करना आना चाहिए, वो कैसे हम समझें, उस चीज़ के बारे में कैसे समझें। यदि हम बात करें, ए है ब्लैक बोर्ड, एक मैंने क्लास ली थी तो उसमें मोटिवेशन के संबंध में ही क्लास थी, और उसमें जाकर मैंने जो बात पूछी थी वो ये पूछी थी कि पूरा ब्लैक बोर्ड खाली था और ए है स्पॉट बना हुआ था, ऐसा मैंने स्पॉट बना दिया था, ठीक है। तो जो 47-48 लोगों की क्लास थी, उन सबके जो ओपिनियन आए इस वाइट बोर्ड और स्पॉट के बारे में, वो केवल ये आए कि सर आप इस स्पॉट के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आपको एकाग्र होना चाहिए। ये तो थी सामान्य सोच, ठीक है। और उसी में एक बच्चा ऐसा था, एक स्टूडेंट ऐसा था जिसने कहा कि सर भले ही आप कितने भी उज्जवल हो, लेकिन आप पर यदि एक दाग लग रहा है तो वो दूसरों को अधिक दिखेगा। तो जो अलग एक बच्चे ने बात बताई वो अद्भुत थी, वो कहीं ना कहीं सामान्य लोगों से अलग सोचने की क्षमता रखते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अपनी सोच को इतना विस्तृत करें, चीज़ों को समझें कि अलग से मोटिवेशन की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, पढ़ते रहें, ठीक है।